नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर आज आपको काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि पॉलिटी में थोड़ा समय देना पड़ गया था, इसलिए काफ़ी लंबे समय के बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी के 5वें लेक्चर के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, लेक्चर 5 है, किंतु यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर का ही पार्ट है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो मैं 4 विषय आपको क्लासेस दे रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, उसमें सबसे छोटा है दोस्तों। अन्य सभी विषय यदि 100 घंटे जाएंगे तो साइंस टेक 60 घंटे में हो जाएगा या 50 घंटे में। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा बाकियों को ज़्यादा समय देना पड़ता है, इसको कम। पहला चैप्टर है अपना भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास। फिर पढ़े आधुनिक भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास, जिसमें 1707 से आज़ादी तक आधुनिक भारत में पढ़े, वो सेकेंड लेक्चर था। फिर आज़ादी के बाद में हम लोग पढ़े सरकार की नीतियां, 2013 तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी नीति। उसके बाद हम लोग पढ़े पंचवर्षीय योजना। ये 4 लेक्चर हम लोग देखे हैं। अब डायरेक्ट सिलेबस में जो आपका लिखा है एक कि भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ना विकास में लागती जुदी जुदी संस्थाओं, आज का चैप्टर उसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ उसका हेडिंग ये है कि भारत में वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी माળખીય सुविधाओं। इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए आधारभूत सुविधा क्या है, कौन सी संस्था हमें आधारभूत सुविधा प्रदान करती है, सरकार इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम लेकर के आया है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये हमारे 2 लेक्चर में पूरा होगा दोस्तों, इसीलिए ये है पार्ट 1। और उसके बाद एक लेक्चर केवल और केवल CSIR पर आएगा, तब जाकर के दोस्तों अपना ये पार्ट पेपर से ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास क्या माળખાગત सुविधा है। सबसे पहले अपने जाने कि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रवृत्तियों आधारित संस्थाओं, मतलब वो कौन सा हमारे पास सोर्स है, मेन सोर्स, जो कि भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान देने वाले मूल संस्था, पहले मूल जाने फिर जानेंगे उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं काम करती। तो सबसे बड़ी संस्था जो अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास में भूमिका निभाएगा वो होगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, जिसमें से मेन मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो भी सरकारी संस्था काम कर रहा है उसको वो कंट्रोल करता है या उस पर नियंत्रण रखता है या उस पर ऑब्जर्वेशन रखता है। तो एक बड़ा संस्थान है केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य सरकार। गुजरात सरकार भी अपने स्तर पे कोई संस्था स्थापित किया होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में काम कर रहा होगा। दरअसल दोस्तों, ये जो ऐसे चार्ट बना हुआ है, इसी को हम ये टेबल में उसको हम थोड़ा सा चार्ट में बना करके आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्वायत्त संस्था, उच्च शैक्षणिक संस्था जैसे कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, ये सब जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। फिर देखिए, सार्वजनिक उपक्रम, जाहिर क्षेत्र के जो कंपनी हैं, ओएनजीसी, आईओसी, इन सबों के द्वारा भी, एनटीपीसी, इन सबों के द्वारा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जा रहा है। जाहिर क्षेत्र ना उद्योगों। कभी कभी आप देखिएगा कि एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का भी आपको दिखेगा कि यहां पर एक रिसर्च सेंटर है। तो प्राइवेट उद्योग जो हैं वो भी अपने स्तर से, उससे वो उनको अपना लाभ दिखता होगा उस क्षेत्र में रिसर्च करने से, तो एक रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। देखिए, इसका गुजराती है खानगी क्षेत्रना उद्योगों। और भारत में कुछ ऐसी संस्था है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है, लाभ के बिना चलने वाली संस्था। अब इसी पर अपना पूरा चैप्टर चलेगा, ये 2 पार्ट में, कि इनके नियंत्रण में कौन कौन से जुदी जुदी संस्थाओं विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपका ये था। अब इसी को यहां गुजराती में हमने लिख दिया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च शैक्षणिक क्षेत्र, जाहिर क्षेत्र ना उद्योगों, खानगी क्षेत्र ना उद्योगों, लाभ ना हेतु बगैर कार्य करती संस्थाओं, इनका है। लेकिन दोस्तों, पढ़ना है अपने को केंद्र सरकार के अधीन जो संस्था काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़े हम लोग। इसके अलावा अब कुछ है उसी के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, लेकिन कुछ मुख्य संस्थाकीय संस्थाओं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, बेसिक, जो इसी पर काम करती है। इसीलिए हमने कहा था कि CSIR अलग से पढ़ाएंगे। एक है CSIR, ये CSIR का बिल्डिंग है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। दूसरा है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बात तो वाजिब है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहाँ इंडस्ट्री के लिए रिसर्च हो रहा है, जबकि हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए भी एक बड़ा सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर पर अलग से रिसर्च करने के लिए ICAR की स्थापना किए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तीसरा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हेल्थ एक अलग सेक्टर है, इसीलिए हेल्थ के रिलेटेड हम लोग अलग से काम करेंगे रिसर्च पर, तो वो होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये आपके सामने शानदार बिल्डिंग है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये है शानदार बिल्डिंग ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये एक जबरदस्त जो है
बिल्डिंग है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मंत्रालयों के अधीन, क्या समझे, कुछ मंत्रालयों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में काम करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DE, डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए सबका लोगो आपके सामने चल रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE राष्ट्र की सेवा में परमाणु, यानी हमारा परमाणु कार्यक्रम, देखिए इसका स्लोगन ही बतलाता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए हम स्थापित किए हैं। बम तो हम न्यूनतम मारक क्षमता रखने के लिए बनाते हैं। हमारा मेन गोल बम बनाना नहीं है, परमाणु बम। हमारा मेन गोल है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा परमाणु से कैसे कर सकें, तो ऊर्जा से कर सकते हैं, परमाणु आइसोटोप के माध्यम से मेडिकल में कर सकते हैं, ठीक ना, रेफ्रिजरेशन में कर सकते हैं। इस तरीके से जो है कोल्ड स्टोरेज की जगह पर उसका हम उपयोग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। यही है हमारा राष्ट्र की सेवा में परमाणु। DE डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आज इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। मतलब इनका मूल काम है डिफेंस के लिए, डिफेंस को क्या चाहिए उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना। अभी पढ़ाएंगे, सबको पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग। तो दो तरीके से ये रिसर्च करता है। एक तो सेना के तरफ से कोई डिमांड आएगा क्योंकि फील्ड में वो है, और दूसरा वो खुद भी रिसर्च करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको फुल फॉर्म यहां पे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DSTGI। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्लोगन है प्रकृति रक्षति रक्षिता, प्रकृति रक्षति रक्षिता। और अंत में है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसके अलावा फंडिंग कहां से आएगा, तो फंडिंग के लिए हम लोग 2014 के पहले ये काम योजना आयोग करता था, आयोजन पंच, और अब ये काम नीति आयोग करता है, पूरा प्लान बनाता है। तो देखिए, विज्ञान અને तकनीकी संबंधित केंद्र कक्षानी योजनाओं नीति आयोग द्वारा निर्माण કરવામાં આવે છે। अब अगर आपसे यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रीय स्तर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम निम्न में से कौन संस्था करता है, और ए में दे दे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना, बी में दे दे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब तो हमारा जो रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर का जो नया यूट्यूब चैनल हम बनाए हैं, उस पर तो क्वेश्चन आंसर भी करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे दो काटिएगा। तो एक होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक होगा यहाँ पे नीति आयोग, और चौथा में कुछ और एक रख देगा। तो नहीं, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं,
पॉलिसी मेकिंग का काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केवल नीति आयोग करती है दोस्तों। नवीनतम तकनीक અને સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રો વચ્ચે સંકલન અને જરૂરી તકનીકી બનાવવા માટે ભારત સરકાર હેઠળના તમામ મંત્રાલયોમાં સલાહકાર સમિતિઓના રચના કરવામાં આવી છે। अब नीति आयोग अकेले कैसे पूरे भारत के बारे में सोच सकेगा दोस्तों? इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजी जो आप लाए उसका सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकता है। आप जरा सोच के देखिएगा कि जिस वक्त वो लैंडलाइन अपने पास था तो वह एक सोशल स्टेटस माना जाता था कि कोई भारी भरकम लोग होगा उसके यहाँ लैंडलाइन होगा। आज मोबाइल गरीब से गरीब आदमी भी रख रहा है। गरीब तब नहीं जिसको बेचारे को खाने का दिक्कत है, वो अभी भी मोबाइल नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग के पास मोबाइल है। अब वो सोशल स्टेटस नहीं रहा। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र और आप जो इधर नया टेक्नोलॉजी लाए हैं उनके बीच संकलन। टेक्नोलॉजी ला दिए, समाज के तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। केवल समाज के उच्च वर्ग कुछ जो हैं पैसे वाले वर्ग, यहाँ जाति वाला उच्च वर्ग नहीं, उनके ही बीच में वो टेक्नोलॉजी घूम रहा है। किस काम का दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के बीच और न्यू टेक्नोलॉजी जो आया उसके बीच संकलन जो है करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में सलाहकार समिति होती है। उस सलाहकार समिति मंत्री को सलाह देगा, मंत्री नीति आयोग को सलाह देगा, नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, सब पढ़ाते हैं पॉलिटी में पढ़ाएंगे, बैठेंगे, बैठ करके उस पर पॉलिसी मेकिंग करेंगे और वह काम जिस विभाग को करना है, अब मान लीजिए मेडिकल से संबंधित होगा तो ICMR को दे देंगे, एग्रीकल्चर से संबंधित होगा तो CSIR को दे देंगे, ICAR को दे देंगे, और अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा तो CSIR को दे देंगे दोस्तों। और अगर ऐसा कोई काम अभी आगे पढ़ेंगे, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर उसके माध्यम से कोई कार्यक्रम चलाना हो तो उनको दे देंगे। ये काम होता है। इस तरीके से भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास का काम चलता है। देख रहे हैं दोस्तों, पहले ये बेसिक आना चाहिए आपको, उसके बाद ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तब सब उसके बाद दोस्तों समझ में आता है। अब भारत में वैज्ञानिक અને तकनीकी प्रवृत्तियों માટે केंद्र सरकार हेठल कार्यरत संस्थाओं, यहां क्या पढ़े थे आप? विभिन्न मंत्रालयों ना विभाग हेठल प्रयोगशालाओं। अब पढ़ने जा रहे हैं क्या कहते हैं? कार्यरत संस्थाओं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR ये है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये संस्था भी है और इनके अधीन प्रयोगशाला भी है जो पहले पढ़े थे। तो इसीलिए पहले वाले में आपको लिखा है कि इनके अंदर काम करने वाला लेबोरेटरी और एक संस्था के रूप में, देखिए उससे संख्या घट गया, ये काम करते हैं। कौन? DST, DSIR, DB, DOD, DS, DAI, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब देखें हम लोग कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हो रहा है उसमें हमें तो पढ़ना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत में डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम जो है मुख्यतः निभाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पढ़ना उसके बारे में है इस चैप्टर में। और उसके बाद जो चैप्टर हमारा होगा, जैसे हम जब आएंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, तब जानकारी लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या करता है।
ठीक है, जब हम स्पेस में जाएंगे जुदी जुदी संस्थाओं तो वहां पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या काम करता है। आज हम लोग जो बहु दिशाओं में काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जानने आए हैं दोस्तों। और केवल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काम को ही 2 लेक्चर में बांटे हैं दोस्तों। एक अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद आएगा पार्ट 2, तो उस चीज को देखिएगा दोस्तों। अब ये लेक्चर हम ऐप में जो हमारे लड़के हैं उनके ध्यान में तो रखकर बनाए ही हैं। दूसरा, मेरी इच्छा है कि यह ऐप भारत एकेडमी के YouTube चैनल पर भी चले, जिससे कि उनके नॉर्मल जो विद्यार्थी हैं और अगर क्लास 1-2 की तैयारी करना चाहते हैं या IAS का, तो उनको लाभ मिले। पार्ट 2 केवल ऐप पे होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों कि सब कुछ फ्री में नहीं दिया जा सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, वो संभव ही नहीं है। लेकिन ये एक टॉपिक बेसिक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके आधार पर आप एक बड़ा इमारत खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा होगी कि ये जो है YouTube पर भी रखा जाए। तो चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। एक मंत्रालय के अधीन एक से अधिक डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जाने कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ही विकास में कितने विभाग हैं। तो एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT। ये हम लोग जब अंतिम चैप्टर पढ़ रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी, वहां इनके बारे में जानेंगे। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। तो हमारे दिमाग में डेटा क्लियर होना चाहिए कि मेन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन 3 संस्थाएं काम करती हैं, डिपार्टमेंट काम करता है। एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। अब आगे बढ़े दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई? पहले वो डिपार्टमेंट था, बाद में जब कामकाज बढ़ा, फिर बायोटेक्नोलॉजी का काम आ गया, इंडस्ट्रियल रिसर्च को देखने की काम आ गई, क्या जरूरत आ गया, तो इसको मिनिस्ट्री बना दिया गया, एक मंत्रालय, ठीक है ना। बाकी ये उसके पहले किसी दूसरे मंत्रालय के अधीन काम करता था। तो मई 1971 में विज्ञान અને प्रौद्योगिकी विभाग ની સ્થાપના કરવામાં આવી। મે 1971 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ની स्थापना કરવામાં આવી। यानी अब आज से आप यदि कोई आपसे पूछे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई, तो मई 1971। चलिए अब आगे बढ़ें। यह क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। लीडर समझना है। तो इसको क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? एक नोडल एजेंसी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो इसका पहला है कि विज्ञान અને प्रौद्योगिकीना नवा क्षेत्र ने प्रोत्साहन आपू। जैसे मान लीजिए कभी रिन्यूएबल एनर्जी एक इतना छोटा सा मतलब कि लेबोरेटरी के रूप में स्थापित हुआ होगा कि उस समय वो एक नया क्षेत्र था, उसको प्रोत्साहन कौन देगा? हो सकता है उसको फाइनेंस की आवश्यकता हो, तो उसको फाइनेंस कौन देगा? हो सकता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना के देगा? तो यही है पहला ऑब्जेक्टिव है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना नवा क्षेत्र ने प्रोत्साहन आपू। सेकेंड, દેશમાં વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકીથી જોડાયેલી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવું। देश में ऐसा नहीं है
कि और भी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं चल रहा है, उसको फंड की कमी महसूस हो रही होगी, उसको हो सकता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मानव संसाधन की कमी महसूस हो रही होगी, कोई अच्छा वैज्ञानिक वहाँ रहने को तैयार नहीं हो रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए भावनगर में जो CSIR का लेबोरेटरी है सॉल्ट वाला, आपको दावे के साथ बताते हैं कि यहाँ पर आने वाला वैज्ञानिक अगले ही दिन से लग जाता है कंप्यूटर पे कि मेरा DRDO में हो जाए। समझ गए? इसको लास्ट मानता है, चलो अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी मिल गया है। तो यहां से निकल करके वो IITs में चला जाना चाहता होगा, सैलरी बराबर होगा, बट भावनगर में कौन रहेगा यार, अंदर से बाहर निकलेंगे तो छोटा शहर होगा। आजकल बहुत मानसिकता लोगों का, हमारा घर बिहार में है, मेरी पोस्टिंग भावनगर में होगी, ऐसा सोच करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की यहाँ पे कमी होगी। किसी को PhD में रिसर्च ही किसी को PhD ही करना होगा तो वो भावनगर वाले में एकदम जो विद्यार्थी कटते कटते बच गया होगा वो आकर के करने लगेगा। तो दोस्तों ये है कि इनके साथ कैसे जुड़ा जाए, ठीक ना। तो देशમાં विज्ञान અને प्रौद्योगिकी जोड़ाયેલી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવું। और तीसरा है विज्ञान અને प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों संकलन અને प्रोत्साहन આપવું। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो गतिविधियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मान लीजिए कि एक लेबोरेटरी में कुछ रिसर्च हो रहा है और एक दूसरे में, दोनों अनजान है, लेकिन दोनों के मिलने से कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल जो आप समझ सकें, एक लेबोरेटरी बेहतरीन मोबाइल पर रिसर्च कर रहा है, मान लीजिए अभी नहीं आया है स्मार्टफोन, उस पर रिसर्च कर रहा है। एक दूसरा लेबोरेटरी मोबाइल फोन में बेहतरीन बैटरी कैसे रहे, एक बार चार्ज करने पर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता हो, उस पर रिसर्च कर रहा है। अगर दोनों में संकलन हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं होगा तो स्मार्टफोन तो खरीद लीजिएगा और कहिएगा यार ये तो बैटरी बैकअप ही नहीं, हमेशा मोबाइल चार्जे में लगा हुआ है। क्या देख रहे हैं? इस एक्टिविटीज़ के बीच जो है संकलन होना चाहिए। चलिए आगे इसके उद्देश्य के बारे में देखें। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? आ विभागनी मुख्य जवाबदारियों। तो देखें दोस्तों इस विभाग की मुख्य जवाबदारी क्या है। तो विज्ञान અને प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों रचना। सबसे पहला तो जो डिपार्टमेंट का नाम है वही न करेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करेगा कि क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ करके खेल के बारे में पॉलिसी बनाएगा। अरे ये तो पहला उद्देश्य होना चाहिए, इसमें कौन नया बात बोले। तो क्या है, विज्ञान અને प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों रचना। बीजा संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग साथे संकलन करीने जैव लंघननी उत्पादन प्रक्रिया, बायोक्यू अंग्रेजी में बोलते हैं, मानकीकरण અને કાર્યક્રમોથી સંબંધિત સ્વદેશી તકનીકોના વિકાસ માટે પોતાના સંશોધન અથવા પ્રયોગશાળા દ્વારા સંશોધન અને વિકાસ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, संबंधित विभाग या मंत्रालय अथवा मिनिस्ट्री, उनके साथ संकलन करके बायोक्यू का उत्पादन करना, उसको मानकीकरण करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी आएगा दोस्तों, इसीलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हम पढ़ाए हैं। अपने भारत एकेडमी के चैनल पर भी यूट्यूब पर वो गुजराती में आएगा, अभी हम हिंदी में पढ़ाए हैं हम अपने चैनल पे, उसमें पीपीटी भी हिंदी में ही है, लेकिन अपने चैनल पे भी आएगा। इनोवेशन कैसे होगा, तो इनोवेशन में हम आगे तभी जाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, स्वदेशीकरण होगा। और वहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों R&D का मतलब अभी आगे समझाएंगे क्या होता है, ये इस डिपार्टमेंट के पास है।
तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी इनका दूसरा जवाबदारी है। तीसरा, मूल्यवर्धित रसायनोना विकास માટે ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે संशोधन અને विकास માટે प्रवृत्तियों। मूल्यवर्धित रसायन का विकास, वैल्यू एडेड केमिकल्स, ये देखिए ये है वैल्यू एडेड केमिकल्स। वैल्यू एडेड केमिकल्स का विकास और उत्पादन के लिए जो भी स्टेप उठाना पड़े उसको उठाने में ये पीछे नहीं हटेगा। ये ओरिजिनल जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साइट्स है वहाँ जा करके उनके अंग्रेजी को मैं पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेशन किया हूँ, फिर उसका जो है गुजराती हुआ है दोस्तों। ये नहीं कि वहाँ जाके गूगल में टिप दिए और हिंदी में अपने आप अनुवाद हो गया। वो इतना घटिया अनुवाद होता है कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उसका ट्रांसलेशन किया है। ક્રોસ સેક્ટરલ જોડાણના ક્ષમતાવાન વિભાગો સાથે વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકીના ક્ષેત્રોનું સંકલન। क्रॉस सेक्टरल, इनका रिसर्च और इनका रिसर्च जब डेवलप होगा तो वो दोनों मिल करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगा। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्टरल। तो क्रॉस सेक्टरल जोड़ाणना क्षमतावान विभागों साथे संकलन, उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। जरूरी वैज्ञानिक અને તકનીકી સર્વેક્ષણો, સંશોધનો, ડિઝાઇન તથા વિકાસને પ્રાપ્ત કરવાની અને આર્થિક રૂપથી પ્રાયોજિત કરવાની જવાબદારી। जो भी जरूरी वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी सर्वे है, रिसर्च है, डिजाइन है, उन सब की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। वैज्ञानिक संशोधन संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों અને संस्थाओं ने सहाय અને अनुदान, भारत में जितने भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस दोनों को ग्रांट कौन देगा? नहीं तो वो रिसर्च कौन करेगा? तो उनको ग्रांट प्रदान करना उनके क्षमता के हिसाब से। अभी यही सब आगे देखेंगे क्या क्या कार्यक्रम करता है ये। अब हम लोग देखें और अगला है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधित तमाम बाबतों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो जवाबदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट निभाएगा। अब ये दो जो भी इनको दिया गया जिम्मेदारी, तो उसके लिए ये क्या स्टेप उठाए। तो एक तो ये सबसे पहले, अभी इस पर डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, SERC का गठन किए, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल एक बनाए, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स। और दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उससे रिलेटेड संसद में एक्ट लेकर के आया, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बिना कुछ नहीं होगा। तो समय समय पर वो एक्ट लेकर के आया, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्ट 1986 लेके आया, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 में लेकर के आया। तो ऐसे कुछ एक्ट लेकर के आया। उसके अलावा NCSTC संस्था की स्थापना किया, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यह है रावी प्रोसंप NCSTC। उसके अलावा NCTEDB, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किया, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। और विदेश में वैज्ञानिकों जोड़ान અને નિમણૂક सहित अंतरराष्ट्रीय विज्ञान અને प्रौद्योगिकी ने मदद। विदेश के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास वहां जो हुआ, उनके साथ जुड़ करके और वहां से कुछ नया लेकर के आकर के अपने देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी को मदद किया। अब जरा बताइए, अगर आपको, अभी आगे और बता रहे हैं, अगर आपको कहे
कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का वर्णन करें। जीपीएससी में आया हुआ है इसरो की उपलब्धि, इसलिए कह रहे हैं वहां ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको दोस्तों मेंस में भी मदद करेगा। इसीलिए बार बार मेरी धारा बिल्कुल अलग है दोस्तों। 3 महीना का मेंस का कोर्स 2 महीना का नहीं होगा। पहले बढ़िया से प्रीलिम्स के सिलेबस को पढ़िए और जब वो पूरा तैयार हो जाए, पास करने वाला नहीं, जब पूरा तैयार हो जाए तब जाकर के आगे बढ़िए। दोस्तों देखिएगा, आप तो इतने दिन से हमें देख रहे हैं, गुजरात मेरी कर्म भूमि है और गुजरात के प्रति मेरा इमोशन है, लेकिन जब भी रिजल्ट आता है तो मुझे पीड़ा होती है दोस्तों। आप बताइए, यही जो अभी DYSO का रिजल्ट आया है, मात्र 284 लड़के जनरल कैटेगरी में, मेरिट कितना गया 200 में से 72 या 74। हम 36% नंबर में सिमट जा रहे हैं दोस्तों। आप बताइए कि अपने यहाँ 284 लड़के नहीं हैं जो 36% को पार कर सके। उसका मूल वजह क्या है? मैं रोज समझा रहा हूं दोस्तों आपको, उसका मूल वजह है वो घटिया बुक्स, और उसी का वजह है कि मेंस का भी मेरिट नहीं आता है। आप जरा सोचिएगा, DYSO का एग्जाम तो ओनली गुजराती बच्चे दिए थे, इसमें तो कोई इंग्लिश मीडियम वाला नहीं घुसा था। कहाँ है मेरिट दोस्तों? आप इस चीज पर कभी विचार करिएगा। मेरी बात हो सकती है कि बुरी लगे, लेकिन एक गार्जियन के भांति हम देख रहे हैं वो जिस तरह से कुकुरमुत्ते के तरह जो है बिना बैकग्राउंड का फैकल्टी यहां उभरा है, और रोज लोग एक नया किताब लिख रहा है, जिसके खुद पढ़ने का भी उम्र है वो भी किताब लिख रहा है। बस समस्या दोस्तों वही है। आप अपने आप को पहचानिए, अच्छी किताबें पढ़िए और तब जाकर के मेरिट उठेगा। दोस्तों मुझसे जब कई बार विद्यार्थी पूछता है, हालांकि ऐसा कोई साल नहीं जाता है कि एक IAS गुजरात से मेरे यहाँ से नहीं बनता है, IAS के परीक्षा में पास नहीं होता है। साहब केटला विद्यार्थी पास, अरे भाई पहले अपने गुजरात से कितने बच्चे पास हो पा रहे हैं? और उसका हमारा जो सबसे बड़ा ये जो आईना है दोस्तों, वो है क्लास 1, 2 और ये सब परीक्षा, कि 4-4 हजार विद्यार्थी, 6-6 हजार विद्यार्थी क्लास 1, 2 में पास हो रहे हैं, 50% भी मेरिट नहीं जा रहा है। अब IAS से तो भारी GPSC का सवाल नहीं है दोस्त, जहां मेरिट 49% पे अटक रहा है IAS के सवाल में। हम GPSC में 50%, हाँ 100 लड़के को 200 से ऊपर मार्क होगा, बट उससे ज्यादा नहीं है, तो वही 100 IAS के प्रीलिम्स में आ रहा है। हम कैसे फाइट करेंगे? यहां नव जागृति की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि गलत जागृति हो गया। बच्चा तो अवेयर हो गया, टीचर के पास ज्ञान नहीं था, उल्टे दिशा में लेके चला गया। आप देखिए ना यूट्यूब पर क्या चल रहा है। यहाँ के यूट्यूब पे डायरो गाना है, क्वेश्चन का जो है क्या कहते हैं व्याख्या करने आए तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, शक्ति प्रदर्शन कहीं हो रहा है, हम लोग हंसते हैं। रोज 8 बजे हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं दोस्तों, कभी इस एकेडमी का कभी उस एकेडमी का, रोज देखते हैं हम। अब पहले नहीं देखते थे, अब रोज देखते हैं, मजा आता है कि वाह क्या लेवल है। हर आदमी यही कह रहा है बेस्ट आप पूछू, बेस्ट आप पूछू, खुद एक कंफ्यूज है, अब बेस्ट आप पूछू। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तभी आप आगे जा सकते हैं। अब क्लास 3 को तो गुजरात में जो मैं महसूस कर रहा हूं IAS से भी भारी बना दिया है, समझ गए ना? उसका रीजन है कि वो तैयारी करने वाले बच्चे को पेपर ही नहीं मालूम है कि क्या है। अरे तबीयत से 9-10 का किताब पढ़ जाओगे ना, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला 11-12 का, तो कोई बाहर नहीं होता है। इतना मोटा मोटा किताब भरमाने के लिए पढ़ाया जाता है। हर टीचर आ बाँची लो आथी बाहर नहीं जाए, पेपर सेटर हो क्या जी? जरा ये बताओ, बस यही प्रॉब्लम है। तो चलिए, अपने खुशी है, सुखी हैं कि आप भी GPSC की तैयारी कर रहे हैं और IAS का, और हम भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने उस पचड़े में नहीं पड़े हैं। लेकिन क्लास 3 का बच्चा खराब नहीं है, उसको इतना ज्यादा गलत डायरेक्शन में टीचर ले जा रहा है। 70 विषय बांटा है, 22 विषय बांटा है, और इतना उलझा दिया है न उसको दोस्तों
कि खत्म, हम तो उसमें जा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं उस पचड़े में। पचड़ा का मतलब कि परीक्षा पचड़ा नहीं है, ये क्लास 3 क्लास वाले लोग इसको पचड़ा बनाए। आप पूछ रहे हैं केटली परीक्षा पास करे लीजिए, अरे वो क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछिए कि તમે एमए छो आ विषय में, તમે एमएससी छो। जब बैकग्राउंडे नहीं है तुम्हारा यार, तो 2 गाइड पढ़ के तुम एक परीक्षा ही पास कर गए हो, 15 परीक्षा पास किए हो, क्लास 3 में किए हो जी, कितना तुम जानते हो? बस समस्या ये है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ें। हम सामान्य बोलते हैं दोस्तों, मेरा किसी से बैर भाव, मेरा बस एक ही जगह बैर भाव है कि गुजरात के कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस में गलत में अगर कोई पैर डाल रहा है तो मुझे पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ आया था कोई माहौल नहीं था दोस्तों 2003, और हम डिटोरिएट हुए हैं दोस्तों। 2006 में जीपीएससी में 350 में से 217 मेरिट जाता था इसी गुजरात में दोस्तों। 14 को ही देख लीजिए, उसके बाद डिटोरिएशन है। 14 में भी आप देख लीजिए कि पहला मेरिट 500 में 300 निकला था, 2500 लड़के कब आया था। तो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि विकास होना चाहिए, R&D, अभी बताएंगे क्या है। तो चलिए आगे देखें। विज्ञान अने तकनीकी विभाग हेठल आ विषय ने लगती विज्ञान अने तकनीकी स्वायत्त संस्थाओं, अगला जो है उधर उतना संस्था पढ़े, इसके अलावा कुछ स्वायत्त संस्थाओं कौन कौन सा? जेमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स અને इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म समावेश थाय छे। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कौन कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर संस्था काम कर रहा है। तो SCRC काम कर रहा है। दूसरा वो क्या किया? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। और तीसरा क्या किया? उससे संबंधित एक्ट पारित किया। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की स्थापना हुई। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। विदेश में वैज्ञानिकों के साथ जुड़ करके उस टेक्नोलॉजी को यहां ला करके उसके बाद यहां के संबंधित क्षेत्रों में जो है मदद किया गया। और इसी विभाग के अंदर इस विषय से लगते हुए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की स्वायत्त संस्थाएं भी हैं, कई हैं, जिनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का भी समावेश किया जा सकता है। उसके अलावा द सर्वे ऑफ इंडिया, ये लोगो है, 1767 से है। और नेशनल एटलस एंड थियमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम कर रहा है। इसके अलावा नेशनल स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोत्साहन दिया गया। जब तक कि नेशनल स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तब तक मेरे पास डेटा कहां से आएगा। और ये आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये डेटा लेकर के कैसे जो है ये काम करता है, इसको जो है प्रोत्साहन दिया गया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद NIF, इसकी स्थापना की गई। क्लास 3 में सीधा सीधा एक लाइन में अगर पूछ दे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, नीचे माथी गुजरात का ही क्वेश्चन, कई शहर में कार्यरत है, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, तो कहाँ जाएंगे हम? इसलिए बेसिक पढ़ना है दोस्तों। अब जरा देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 डिवीजन है। एक है साइंटिफिक डिवीजन, एक है इसके अंदर काम करने वाला बोर्ड, उसके बाद है सब ऑर्डिनेट ऑफिस, और उसके बाद है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड डिवीजन। यहां केवल हम लिखे हैं एब्रिविएशन, उन सब को, ये सारे संस्था को पढ़ना है। हो सकता है पार्ट 3 भी हो जाए दोस्तों। तो साइंटिफिक डिवीजन, उसके अंदर जो मुख्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, वो है इम्प्रिंट,
नैनो मिशन, वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी सब बताएंगे, वुमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इंस्पायर प्रोग्राम एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। लगभग मेरे विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के किताब में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बोर्ड तो एक है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टीडीबी, और दूसरा है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। जो SERC आप पढ़े थे वो काउंसिल था, उसी को आगे चल करके बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया, वो भी कहानी पढ़ाएंगे। और सब ऑर्डिनेट ऑफिस में यही जो अभी आप देखे, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट डिवीजन में तो एरियोस, ARI, BSI, BI, SNNMC, IACS, IIA, IIGM, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत आसान है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसीलिए है ARI, इसलिए चिंता मत करिएगा। ये इस तरह से है, ये है ना बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, सब हमको मालूम है, बट यहाँ चूंकि अगर डिटेल्स यहाँ लिखने लगते तो जगह नहीं बचता दोस्तों। ये जो है आपका संस्थान हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है DST, एक काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। कभी भी अगर आप अपने जीवन में रिसर्च करना छोड़ देंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे दोस्तों। अगर कॉपी मारना शुरू कर दिए तो पतन है, जो यहां पे हो रहा है अपने राज्य में। मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपको पढ़ाया हूं यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे है, वो चैनल विश्वास नहीं है, मेरा चैनल मतलब रजनीश तोमर सर फॉर UPSC ट्रैकर, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। बाकी भारत एकेडमी का चैनल भी मेरा ही है, हम उसको अपना ही मानते हैं, मेरे विद्यार्थी का है यानी मेरा है, और विश्वास एजुकेशन का भी। हम दोनों के बीच DST बन के संकलन के लिए एक अपना चैनल नया हिंदी भाषी लड़कों के लिए बनाए हैं। एक्चुअली वो उसमें ओनली IAS और GPSC की ही बात होगी, और वो भी हिंदी में होगी। गुजराती में जो करेंगे वो भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन बहुत जल्द आपके चैनल पे भी गुजराती में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जो बताना चाह रहा हूं कि मैं जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को तैयार किया तो मेरे पास कई विकल्प थे। 2 सितंबर को वो इंडेक्स आया था, आप तक आते आते 20-22 सितंबर हो जाए, लेकिन मैं उसे हिंदी में तो 10 सितंबर तक ला दिया। 5 से 4 से लिखना शुरू किए। मेरे पास कुछ नहीं करना था दोस्तों, जो बाकी लोग कर रहे हैं कि दिल्ली के 4 एकेडमी को मिलाते आपको दे देते। मैं यहां आकर के हमीर को अपना मोबाइल दिखाया दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जो प्रकाशित करती है संस्था, वो है इनसीड बिजनेस स्कूल, कोरेनेल यूनिवर्सिटी और वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, UNO की संस्था है। तो वाइपो ने 488 पेज का रिपोर्ट दिया था दोस्तों। मैं उसके साइट जो इंग्लिश में था उसके साइट पे जाकर के उसको डाउनलोड किया और उस 488 पेज को पढ़ करके ये लेक्चर तैयार किया। हम काहे कॉपी मारने जाएंगे किसी का, जब हम ओरिजिनल चीज पढ़ रहे हैं तो। और तब जाकर के हमने उसमें से हिंदी, मैं तो हिंदी में ही तैयार करूंगा, और वही उसका गुजराती ट्रांसलेशन में थोड़ा देर विलंब हुआ, इसलिए वो जो है 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि रिसर्च अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैं जब भावनगर आता हूं, अभी जो यहीं से शूटिंग मेरी होती है, तो मैं यहाँ घिर जाता हूं, बहुत मजा आता है। हमीर गप करता है, हमीर के स्टाफ सब जो है, चूंकि हम हमीर के ही गुरु हैं तो सब लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं।
बट मुझे पीड़ा होती है। मेरी नेचर है, मेरा नेचर है कि मैं 10 से रात में 1 पढ़ता हूँ, और अब मुझे आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। रिसर्च बुक हम लोग पढ़ते हैं। आप नहीं मानेंगे, मैं पूरी हुमायूं नामा पढ़ा अपने लाइफ में, आज नहीं बहुत पहले ही वो पढ़ चुका हूं। मुझे क्या हुमायूं के बारे में कोई बताएगा? तो ध्यान दीजिएगा, रिसर्च करना जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर से रिसर्च का चीज निकल गया, आपका विकास खत्म हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है, ठीक है। अब ये अनुदान ही दे सकता है ना, उस प्रोग्राम को कोई अगर संस्था करना चाहे तो उसको वो क्राइटेरिया में आना पड़ेगा, उसके लिए ग्रांट मिलेगा, इतना ही समझना। या SERB करेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी हो सकता है, उसका अपना बोर्ड करेगा। दूसरा, मानव विकास, मानव संसाधन विकास। कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास साइंटिस्ट नहीं है, अच्छा ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, तो आप क्या कर लेंगे? या IIT पास करके पैसा कमाने के चक्कर में, हम अपने फील्ड को कभी अच्छा नहीं मानते हैं दोस्तों, आप जो है JEE का कोचिंग खोल लिए हैं, कौन करेगा रिसर्च भाई? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कमी है, उसके लिए क्या कार्यक्रम? टेक्नोलॉजी विकास के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम? टेक्नोलॉजी विकास डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अभी एक एक करके आगे पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कई प्रकार के प्रोग्राम को चलाती है, तो उनमें से एक प्रोग्राम आज पढ़ने जा रहे हैं, 2 पढ़ेंगे आज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए? तो पहला टॉपिक है संशोधन अने विकास कार्यक्रम। अब हमें गुजराती बोलने में और भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेरा चैनल ही अलग हो गया हिंदी में, तो वहाँ विशुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, PPT भी हिंदी में है। अब आपके चैनल पर, इसलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका गुजराती में आएगा। मैं प्रयास करूँगा कि जो PPT में लिखा है गुजराती वो आपको बोलूँ, जिससे आपके दिमाग में जल्दी आए। ए, विज्ञान अने इंजीनियरी संशोधन परिषद। अब दोस्तों ये तो गुजराती में नहीं याद करिएगा, यादें नहीं रहेगा। SERC, S अंग्रेजी याद करेंगे साइंस, एंड E इंजीनियरिंग, R रिसर्च, C काउंसिल, SERC। अब जरा उसके बारे में जाने। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई। देखिए हमने लिखा है SERC साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ની સ્થાપના 1974 માં થઈ। अब जरा देखिए, विज्ञान અને ટેકનોલોજી વિભાગના માધ્યમ દ્વારા ભારતમાં વિજ્ઞાન અને તકનીકમાં નવા ઉભરતા અને પડકાર ક્ષેત્રોમાં સંશોધન અને વિકાસના કાર્યક્રમોના પ્રોત્સાહન। SERC का काम क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए उभरते क्षेत्रों में जो जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का सामना करना और उसके विकास के लिए काम करना। बट इसकी समस्याएं क्या है? तो आ एक सलाहकार समिति छे, जेमा जानीता वैज्ञानिकों, विविध यूनिवर्सिटीओ, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, उद्योगों और श्रेष्ठ तकनीकी निष्णातों समावेश थाय छे। SERC में सिलेक्शन के लिए या तो आप किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी में बेहतरीन प्रोफेसर हैं तो आपको रिसर्च के लिए बुला लेगा। हो सकता है कि भावनगर वाले वो मेरीन सॉल्ट वाला जो रिसर्च सेंटर है उसी में आप बेहतरीन साइंटिस्ट हैं तो आपको बुला लेगा। तो ये जो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं उनको अपने इस काउंसिल में रख करके और कहा जाता है कि आप यहाँ रिसर्च करिए और हम आपको यहाँ पे बेहतर फैसिलिटी प्रदान करते हैं।
मुख्य कार्यक्रम इनका क्या है, ये देखिए। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान અને तकनीकी माળખાના विकास માટે भंडोल। अपने भावनगर विश्वविद्यालय या गुजरात यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर अच्छे नहीं होंगे, बट उनके पास लेबोरेटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो बेचारा के दिमाग में कोई आइडिया भी है ना, तो उसको इंप्लीमेंट कहां करेगा। तो SERC उसके लिए भंडोल देगा। आप प्लान बना के भेजिए अपने विश्वविद्यालय से, वहां से जो है अगर उनको उचित लगेगा तो आपको जो है भंडोल मिलेगा उसके लिए। अब उस भंडोल को देने के लिए पहला कार्यक्रम DST। अब SERC ने DST क्या चलाता है, DST के माध्यम से SERC को, SERC के माध्यम से, तो कार्यक्रम का नाम है FIST। ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कौन कौन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम है जिसका नाम है FIST, फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस देश में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फंड की अगर एडिशनल आवश्यकता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजे, वहां से उसको फंड आएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल कि MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मान लीजिए गुजरात सरकार के अधीन MS बड़ोदरा के अंदर वो काम कर रहा है। अब सरकार से जो उसको विभाग को फंड आ रहा है, मान लीजिए उसमें तनख्वाह से लेकर के नॉर्मल पढ़ाई में ही सब कुछ खत्म हो जा रहा है, तो कहां से आएगा। तो वहां के प्रोफेसर साहब या HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेटर लिखेंगे इस FIST कार्यक्रम के अंतर्गत और कहेंगे कि हमारा ये अचीवमेंट है, अब आप हमको जो है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग करिए, हम डेवलप करेंगे। यही है FIST कार्यक्रम। क्लियर हो गया। अब आ संशोधन परियोजनाનું संचालन केवी रीते थाय छे। ये जो FIST कार्यक्रम है ये कैसे चलता है, तो एक कार्यक्रम इसके लिए चलाया जाता है, राजा रमन्ना फेलोशिप स्कीम। अगर कोई CSIR में बच्चा नहीं आ पाया है तो कोई बात नहीं, वो राजा रमन्ना फेलोशिप स्कीम के तहत अप्लाई करे। अब इसके बाद थोड़े बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या, हर परीक्षा क्या है, वो वहां जाना है, उसके तहत उसको मिलेगा पैसा। तो हो सकता है कि वह बच्चा बड़ोदरा में भी बैठ करके रिसर्च करने की बात करने लगे, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है या बॉम्बे जाने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा है SAF, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। हो सकता है IIT को ही एक लिमिटेशन है कि आपको कोई छोटा सा कार्यक्रम करना है, वो कहेगा हम BE कराने में व्यस्त हैं, मेरे पास उतना ही फंडिंग है, तो उसको FIST कार्यक्रम के तहत देंगे और वहां एक छोटा सा विंग खड़ा कर देंगे। बिल्डिंग नहीं बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। और वहां सोफिस्टिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी उपस्थित करा देंगे, छोटा सा कोई कोर्स वहां पे भी हो सकता है। ये है SAF। FIST कार्यक्रम के तहत क्या क्या चल रहा है, पहला चल रहा है राजा रमन्ना फेलोशिप स्कीम, दूसरा हो गया सोफिस्टिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी SAF, तीसरा है फास्ट ट्रैक स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट। एक युवा वैज्ञानिक जब भी कुछ नया करना चाहेगा तो नॉर्मल परिस्थिति में तो उसको अपने हेड से बात करना होगा। हेड कहेगा कि मेरा भी नाम डालोगे तो हम जो है लेटर देंगे, या मेरे पास है फंड लेकिन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, वो हेड को बाईपास करके DST को अपना स्कीम भेजे। इस योजना के तहत उसको डायरेक्ट फंडिंग आएगा। सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट अब्रॉड फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल इवेंट।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई घटना इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में उसको पहले अपना क्वालिफिकेशन भी दिखाना होगा, कोई वैज्ञानिक जाना चाहता है तो पैसे के अभाव के कारण वो नहीं जा पाएगा। हो सकता है कि उसके डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा नहीं हो कि वो उसको भेज सके, तो वो अप्लाई करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जा रहा है तो वो अप्लाई करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के R&D के अंदर, और उसको जो है वहां भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अब जरा हम लोग देखें, SERC इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 74 में स्थापना हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक्ट आया 2008 में और उसको परिवर्तित कर दिया गया SERB में। तो हम लोग SERB को जाने। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसकी स्थापना कैसे हुई है? तो द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 ના કાયદા હેઠળ સ્થાપિત આ એક કાયદાકીય સંસ્થાઓ છે, स्टैट्यूटरी बॉडी છે। वह संस्था, अब देख लीजिए पॉलिटी भी हम ही पढ़ाते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं, वह संस्था जिसकी स्थापना संसद के अंदर एक्ट पास करा के किया जाए लेकिन उसको संविधान में दर्जा नहीं मिले, वो संविधान संशोधन विधेयक ना हो, उसको कहते हैं वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी इसके स्थापना के लिए संसद से एक बार चर्चा होना जरूरी है। तो SERB हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। पॉलिटी में कहता है पढ़िए, अगर यही पूछ लिया तब क्या करिएगा? थोड़े कोई लिखने गया है पॉलिटी वाला लेखक, संभव भी नहीं है, उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं हम, ये कहीं से भी आ सकता है। तो ये SERB। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है SERB का? तो आंतरराष्ट्रीय स्तरे उभरता क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक संशोधनना आयोजन, प्रचार અને નાણકી ભંડોળ માટેની प्रमुख एजेंसी तरीके काम कर। इंटरनेशनल लेवल पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उभरते क्षेत्र हैं, मान लीजिए कभी नैनो टेक्नोलॉजी, कभी रोबोटिक्स, कभी बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए SERB का काम देख लीजिए, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आयोजन करना, प्रचार करना, और अगर नानकी भंडोल की आवश्यकता है किसी संस्थान को तो उसके लिए एक्स्ट्रा भंडोल देना। दूसरा, मुख्य आंतर शाखाकीय क्षेत्रों, व्यक्तियों, जूथों अथवा संगठनों की ओळख करीने संशोधन माटेનું ભંડોળ પૂરું પાડવું। को इंपॉर्टेंट शाखाओं को का पहचान करेगा या व्यक्ति की पहचान करेगा, कोई वैज्ञानिक उस शाखा का ही महत्वपूर्ण हो, कोई जूथ होगा या संगठन होगा, उनका पता लगा करके उनको अगर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो उनको भंडोल देना। वैज्ञानिक संशोधन माटे माળખાકીય सुविधाओं અને पर्यावरणीय वातावरण स्थापित કરવામાં मदद। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, माળખાકીय सुविधाओं। अरे छोटा सा समझिए, कुछ नहीं कंप्यूटर तो एक चाहिए आज के डेट में, इंटरनेट तो चाहिए, उसके साथ माળખાકીय सुविधा भी एक सुविधा आज के डेट में हो गया, एक छत तो चाहिए। तो अगर साइंस के क्षेत्र में रिसर्च कोई कर रहा है और उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो उसमें ये उसको मदद करेगा। वैज्ञानिक અને ઇજનેરીમાં मूलभूत संशोधन ने प्रोत्साहन अथवा शैक्षणिक संस्थाओं, संशोधन प्रयोगशालाओं અને उद्योगों वच्चे सुमेल स्थापित करवो। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फंडामेंटल रिसर्च में मदद करेगा और प्रोत्साहन करेगा। और इस देश में जो शैक्षणिक संस्था हैं, अगर IIT कोई अच्छा करना चाह रहा है, कोई रिसर्च लेबोरेटरी अगर अच्छा करना चाह रहा है, हमारा बार बार नाम भावनगर के कारण आता है, मेरिन वाला, रिसर्च करना चाहता है, तो उनके और उद्योगों के बीच संकलन स्थापित करना कि उनके रिसर्च को इंडस्ट्री तुरंत खरीद ले, ये व्यवस्था करना।
अब अगला कार्यक्रम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत देख लीजिए दोस्तों, आप रिसर्च और डेवलपमेंट के अंतर्गत पहले एक नॉर्मल क्या क्या है, तो संशोधन परियोजनाओं का फिस्ट कार्यक्रम पहला है, जिसके तहत आपने पढ़ा, ये अभी डिटेल्स भी जाएंगे इसमें, ये सब कार्यक्रम कौन कौन, राजा रमन्ना फेलोशिप स्कीम, सोफिस्टिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी, फास्ट ट्रैक स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट, सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट अब्रोड फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल इवेंट। उसके बाद दूसरा SRB, वो सब केवल पॉइंट में पढ़े थे, अब SERB उसके बारे में जाने। अब देखें मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 4 पार्ट दिखाए थे, इसमें से था ये पहले वाले में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI ना हेठल भारत सरकारे में 2007 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत करी। यानी अगर आपसे पूछे कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत क्यारे थई हती, तो 2007 में करवामा आवी हती। अब आ मिशन किसके अंतर्गत आया, तो आ मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ना हेठल, उसके अंतर्गत इस मिशन की स्थापना हुई। 12वीं योजना हेठल बीजा तबक्का में नैनो मिशन चालू राखवा 680 करोड़ जोगवाई करवामा आवी हती। 11वीं योजना में इसका किया गया था स्कीम 2007 से 12, लेकिन 12वीं योजना में भी इसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया और उसके लिए 680 करोड़ का अलग से भंडोल इसको दिया गया मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अब दोस्तों, जो सैफ इंस्टीट्यूशंस अपने स्थापित किए थे, अभी पहले पढ़े, जरा उसके बारे में देखें कि ये सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी कहां कहां लगाया गया है। तो सैफ IIT मद्रास चेन्नई में है, सैफ IISc बेंगलोर में है, सैफ IIT बॉम्बे के अंदर है, सैफ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है, सैफ CDRI लखनऊ में है एक विंग के रूप में, सैफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में है, सैफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, EPMA फैसिलिटी सैफ ही है IIT रुड़की में है, सैफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में है, SICART CBM अपना वल्लभ विद्यानगर में भी जो SICART CBM है संस्था, वहां पे सैफ है, और सैफ कोच्चि में है। इतने जगह सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी कार्यरत है, यहां काम कर रहा है, और यहां अभी ये निर्माणाधीन है इतने जगह। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह जो है ये कार्यरत है, और 12 13 14 15 16 17 18 देश में टोटल 18 SAF की स्थापना अभी फर्स्ट चरण में की जानी है। तो जो निर्माणाधीन है वो क्या है, तो सैफ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, सैफ IIT पटना, सैफ, यहां पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको PATAN नहीं समझिएगा, PATNA पटना, सैफ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, सैफ कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़, सैफ GCD विश्वविद्यालय बिलासपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, सैफ IIEST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर बंगाल में है दोस्तों, सैफ MG यूनिवर्सिटी कोटलायम। तो इतने जगह पर सैफ है, टोटल 18, जिनमें से
1 2 3 4 5 6 7 निर्माणाधीन और 11 कार्यरत। अगर इसको आप क्या कहते हैं मैप में देखना चाहेंगे सैफ, तो ये आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए शहर के हिसाब से चंडीगढ़, रुड़की, दिल्ली, एम्स वाला जयपुर, वल्लभ विद्यानगर, मुंबई, कोल्हापुर, धारवाड़, बेंगलोर, कोच्चि, कोट्टायम, चेन्नई, बिलासपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बोले थे, शिवपुर, गुवाहाटी, शिलोंग, पटना, लखनऊ। अब जरा बताइए तो कि तोमर सर के बारे में अगर कहता है कि गुजरात, अरे गुजरात भारत में ही है ना। अगर कोई चीज केंद्र के द्वारा गुजरात में लगाया जाएगा तो वो हम पढ़ा ही देंगे ना। तो ये देख लीजिए। अब आगे बढ़े दोस्तों। सैफ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वैज्ञानिक संस्थाओं पासे थी मेड़वेड़ा नमूनाओं विश्लेषण करवूं। जितना भी सैंपल वैज्ञानिक संस्थाओं से मिलेगा उसका एनालिसिस करेगा, उस सैंपल का। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, सोफिस्टिकेटेड वहां पे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसका नमूना लेकर के उसका विश्लेषण करेगा। शैक्षणिक संस्थाओं, संशोधन અને विकास प्रयोगशालाओं અને ઉદ્યોગોના વૈજ્ઞાનિકો અને અન્ય વપરાશકર્તાઓને અત્યાધુનિક વિશ્લેષણાત્મક સાધનોની સુવિધાઓ પૂરી પાડવી। कई शैक्षणिक, क्यों हम कर दिए वल्लभ विद्यानगर में? अब ये गुजरात में अगर कोई शैक्षणिक संस्था कोई रिसर्च करता है और उसके सैंपल को जो है यहाँ एनालिसिस करना है तो वो सैफ वल्लभ विद्यानगर भेज देगा। संशोधन, विकास, प्रयोगशाला, उद्योग, इनके वैज्ञानिकों को अगर नमूने का जांच करना है तो उस पर जो है वो सुविधा प्रदान करेगा। અત્યાધુનિક ઉપકરણોના સમારકામ માટેની क्षमता शक्ति प्राप्ति, जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से लेकर के अगर आ गए या अपने यहां डेवलप किए तो उसका समारकाम भी तो होगा, उसमें कभी तो हो सकता है मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़े, वो क्षमता विकास करना। अब विविध साधनों અને વિશ્લેષણાત્મક તકનીકોના ઉપયોગ પર ટૂંકા ગાળાના અભ્યાસક્રમો, કાર્યશાળાઓનું આયોજન કરવું। ये था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाने वाले प्रोग्राम। क्लियर हो गया? अब देखें फंडामेंटल फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन से कार्यक्रम को चलाती है। तो पहले देखिए क्या है। छठी पंचवर्षीय आयोजन में माળખાગત સુવિધાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉચ્ચ પ્રાથમિકતાવાળા ક્ષેત્રોમાં સંશોધન પ્રોત્સાહન કાર્યક્રમ હેઠળ રિજનલ સોફિસ્ટિકેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન સેન્ટર, ठीक है ना, रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर ની સ્થાપના કરવામાં આવી। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार को लगा कि अगर हम अपने देश में माળખાગત सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हर रीजन में एक रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर की स्थापना करनी होगी, ताकि उस इलाके में अगर कोई भी आदमी जो है रिसर्च में स्पेशल कुछ करना चाहता है तो उसको दिल्ली ही नहीं आना पड़े, बंबई ही नहीं जाना पड़े, उसी रीजन में वो सेंटर में जाकर के वो ये काम कर सकता है। પાછળથી આ કેન્દ્રમાં સોફિસ્ટિકેટેડ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, अब समझ में आ गया कि वो R&D में भी था और वो मालखागत में भी आएगा। आगे चल करके उसी रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर को सैफ कहा जाने लगा। પાછળથી આ કેન્દ્રમાં સોફિસ્ટિકેટેડ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी ની સ્થાપના કરવામાં આવી। और वही जो अभी पढ़ा है वर्तमान में 18 सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी कार्यरत है, જ્યાં આધુનિક ડિઝાઇન ના इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। ये था एक, यानी सैफ कार्यक्रम
R&D में भी काम आएगा कि वो मशीन के अंदर जाएंगे तो मशीन का सहारा लेंगे तो रिसर्च करेंगे। अब वो मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हुआ, वो दोनों जगह काम आया। अब आइए दूसरा प्रोग्राम है फंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिस्ट कार्यक्रम दोनों जगह आएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं વિશ્વવિદ્યાલયોમાં વિજ્ઞાન અને તકનીકી માળખાના વિકાસ અને સંશોધન માટે, માળખાના વિકાસ માટે भी આ R&D ના માટે भी વર્ષ 2001 માં ફંડ ફોર ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન હાયર એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સની સ્થાપના કરવામાં આવી। मतलब कि उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है, मान लीजिए हम बार बार एक ही नाम लेंगे आपको समझने की, MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर PhD करा रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन हो गया, लेकिन उसको लगता है कि मेरे यहां PhD में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान बनाने के लिए पैसा नहीं देगा, इक्विपमेंट खरीदना है जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिले, उसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको फंड देगा। बिल्डिंग तो दूसरे कार्यक्रम से आएगा। क्लियर हो गया? फिस्ट हेठल प्रयोगशाला ना आधुनिकीकरण, देखिए जो बताए क्या क्या होगा। અને सेंट्रल कंप्यूटर लैब ना निर्माण माटे जरूरी मालखागत साधनों माटे आर्थिक सहाय पूरी पाडવામાં આવે છે। कंप्यूटर का आपको अगर लैब बनाना है या अपने प्रयोगशाला को मॉडर्नाइजेशन करना है तो आपको जो है ये यहां से मिलेगा। अब फिस्ट हेठल क्या होता है, तो 5 वर्ष માટે નાનકી સહાયતા પૂરી પાડવામાં આવે છે, જે 4 स्तरों में विभाजित છે। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, आपका जैसा काम। अगर आप लेवल 0 में हैं तो सरकार तरफ थी दरखास्तों, सहायित कॉलेजों ने महत्तम 150 लाख 150 लाख इसके अंदर टोटल बजट, शैक्षणिक संस्थाओं ने 50 लाख અને संशोधन सुविधाओं માટે 100 लाख। यानी जिस शैक्षणिक संस्था का सिलेक्शन लेवल 0 में होगा उसको 50 लाख रुपया लेबोरेटरी के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए मिलेगा, और रिसर्च फैसिलिटी के लिए, संशोधन सुविधा के लिए 100 लाख मिलेगा। हमने 1 करोड़ मिलेगा उसको। इसका मतलब कि 150 लाख है सरकार के तरफ से मिलेगा, तो ठीक तो है। 1.5 करोड़ उस संस्था को मिलेगा, जिसमें कि 50 लाख होगा शैक्षणिक संस्था को, कि 50 लाख रुपया होगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और 1 करोड़ उसको होगा रिसर्च सुविधा बढ़ाने के लिए। अगर आप लेवल 2 में आ रहे हैं तो राज्य અને केंद्रीय યુનિવર્સિટીઓમાંથી नाना पूर्तु अनुस्नातक शिक्षक यानी शिक्षण, यानी वैसा इंस्टीट्यूशंस जहां मिनिमम PG कार्यक्रम हो रहा हो, वहां अगर गुणवत्ता सुधारना है तो 3 करोड़ रुपया 5 साल के लिए मिलेगा। 5 साल में आपको फंडिंग 3 करोड़ का मिलेगा अगर आप लेवल 1 में। लेवल 2 कहता है उच्च अति प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं ने अत्याधुनिक करवा माटे, वह संस्था बहुत प्रतिष्ठित है, उसका नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता पड़ गई तो उसको 5 साल के लिए 10 करोड़ रुपया मिलेगा। और लेवल 3 में अगर आ गए हैं तो आपके संस्था को इंटरनेशनल लेवल के साथ फाइट करना होगा। यदि वो संस्था इंटरनेशनल, इसीलिए वो बाहर आता है कि टॉप 100 में ISC बंगलोर, टॉप 50 में IIT नहीं शामिल हुआ। ये यही है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय के साथ कर रहे हैं तब आपको जो है 5 वर्ष के लिए 2000 लाख यानी 20 करोड़ रुपया आपको रिसर्च के लिए दिया जाएगा। यह है फिस्ट कार्यक्रम। अब आइए दूसरा, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस पर्स। यूनिवर्सिटी में, अब ये तो हो गया एकदम विशिष्ट, यूनिवर्सिटी के अंदर
क्या कहते हैं, रिसर्च और साइंटिफिक एक्सेलेंस होना चाहिए, उसको उसका कुछ दिखाना पड़ेगा, तब उसको जो है प्रमोशन करेगा। पर्स अने तकनीकी क्षेत्रे વધુ सारी कामगिरी करनारी, सॉरी यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक आध दोस्तों हो जाता है, लेकिन वो मैं सुधार दूंगा। यह है विज्ञान अने तकनीकी क्षेत्रे વધુ सारी कामगिरी करनारी યુનિવર્સિટીઓમાં સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી। यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी अच्छा से अच्छा काम करे, परफॉर्म करे, इसके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें दोस्तों अब चूंकि वो मैं हिंदी और गुजराती भाषा के चैनल को अलग कर दिया हूं, इसीलिए भारत एकेडमी पर अगर ये आता है या विश्वास पे भी आता है तो ये गुजराती में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोले हैं, ताकि ये गुजराती भाषी लड़कों के लिए, हम भी मिक्स हो जाते थे दोस्तों, इसीलिए हम बाहर निकल गए कि नहीं, अब गुजरात के लिए जो काम करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती बोला जाए। अब आइए, आ योजना में स्कूप डेटाबेस द्वारा, एक संस्था है जो डेटाबेस तैयार करती है, द्वारा साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड जर्नल में, ये एक जर्नल्स है, वैज्ञानिक प्रकाशनों पर आधारित विश्वविद्यालयना पूरता प्रमाण में संशोधन अनुदान प्रदान करे छे। यानी आपके यूनिवर्सिटी का स्कूप डेटाबेस के द्वारा जो साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड जर्नल है, उसमें आपका कितना रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, उसके आधार पर आपको जो है फंड मिलेगा। एच इंडेक्स ने स्कूप संशोधन कामगीरीना मूल्यांकन माटेना साधन तरीके शामिल करवामां आवेलू छे। अब इसमें नहीं जाना है, एच इंडेक्स के अंदर आपका क्या स्थिति है उसके आधार पर आपको जो है मिलेगा। अब पर्सनी विशेषताओं શું છે? દરેક વિશ્વવિદ્યાલયોને પૂરા પાડવામાં આવેલા સહયોગ અને લાવચિક ઘટક, ફ્લેક્સિબલ કમ્પોનેન્ટ, લાવચિક ઘટક અને સ્થિર ઘટકો હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે। माने विश्वविद्यालय को उसके सहयोग को दो भागों में बांटा, एक है फ्लेक्सिबल कि पैसा घट बढ़ सकता है, एक है फिक्स। तो लाभचिक घटक कुल बजटना 85% टेको आपे छे, उस घटक में 85% का टेका है, અને अस्थिर घटक में कुल बजटना महत्तम 10% टेको आपवामां आवे छे। आना हेठल अनुदान आपवा माटे कोई अंदाज पत्र टांकवानी जरूरत नहीं, इसके लिए बजट में कोई विशेषता करने की, जोगवाई करने की आवश्यकता नहीं है। पर्स अंतर्गत मकान अने बांधकाम संबंधित प्रवृत्तियों माटे कोई सहाय आपवामां आवतुं नथी। मकान बनाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गुणवत्ता विकास के लिए मिलेगा। विश्वविद्यालयोना विविध विभागों में अनुदाननो उपयोग यूनिवर्सिटी द्वारा ज लेवामां आवे छे। फिर यूनिवर्सिटी को ग्रांट आएगा, क्योंकि उस पत्रिका में यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है। अब यूनिवर्सिटी उसमें से ज्यादा बेहतर जानती है कि किस कॉलेज को वो फंड दिया जाए। अब जरा मेंस का क्वेश्चन सोच के देखिए कि भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना ज्यादा ग्रांट दिए जाने के बावजूद विकास असमान क्यों है, कि आईआईटी बहुत आगे है, भावनगर विश्वविद्यालय का साइंस डिपार्टमेंट बहुत पीछे है। उसका कारण, तो एक कारण यह है कि पर्स कार्यक्रम के लिए अगर एप्लीकेशन आईआईटी देगा और भावनगर विश्वविद्यालय, तो यहां से उस स्कोप इंटरनेशनल जो है जर्नल्स, उसमें यहां का एक भी पब्लिश नहीं हुआ होगा, मिलेगा ही नहीं। एक हो गया। दूसरा, जब इस यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा तो यह यूनिवर्सिटी फिर अपने हिसाब से कॉलेज को देगा। हो सकता है कि जिसको दिया वो संबंधों के आधार पे दे दिया, बहुत बढ़िया रिलेशन वीसी और उस डिपार्टमेंट के हेड के पास था, बट उस हेड के पास उसके नीचे काम करने वाले हेड बहुत अच्छे होंगे, वो नए प्रोफेसर नहीं होंगे। ऐसे कई कारण हैं जिस कारण से कि फंडिंग का दुरुपयोग भी हो रहा है, फंडिंग जो है ठीक से मिल नहीं रहा है।
जैसे आप एक छोटा सा चीज़ देखिएगा दोस्तों, जब भी मैं भावनगर आता हूँ तो जब कालिया बीट टंकी के पहले देखिएगा JRF लेडी हॉस्टल बना है, उसमें कोई बच्ची नहीं रहती। ये सरकार को पहले सोचना चाहिए, कोई सरकार हो ये नहीं सोचिएगा, पहले सोचना चाहिए कि JRF निकालने वाली लड़की पहले भावनगर में कितनी होगी, और जो बच्ची JRF निकाल लेगी उसके दिमाग में आ जाएगा कि मैं IIT चली जाती हूं। पहले उस हॉस्टल की उपयोगिता समझिए, मैं IIT चली जाती हूं। तो या तो ये होना चाहिए कि भले आप JRF निकाले हो, मैंने भावनगर की बच्ची को नहीं बात करना है, भले निकाले हो, लेकिन इतना % PhD तो आपको भावनगर में ही आके बच्चों को करना होगा। और दूसरा कहां बनाया है देख रहे हैं ना, वो कोना में 2 बच्ची अगर मान लीजिए JRF पा रही होगी, उसमें से एक अगर रहने का निर्णय लेगी, वहां रह पाएगी? ऐसे कई कारण हैं जिससे कि 2 इंस्टीट्यूट के बीच में बड़ा गैप है। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़े। अब पर्स कार्यक्रम, तो ये था आपका ह्यूमन क्या कहते हैं, ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कौन कौन सा स्कीम चलाया। और उसके पहले हम लोग चले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या काम किया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, वो क्लास ऐप पे ही आएगा। यह है वेब सीरीज यूट्यूब पर, केवल और केवल तोमर सर आपको ये जांचने के लिए दे रहे हैं कि बाकियों से अलग विश्वास एजुकेशन में रजनीश सिंह तोमर कैसे है। मैं एजुकेशन की भी बात, अपने भी एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर रजनीश सिंह तोमर कैसे अलग है। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कल को यदि कहीं भी रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच होता है तो अपने को कोसिएगा कि रोज बताया जा रहा था हमको, कई बुक वांचबू, कई बुक बताऊ भाई, कई बुक में आ लेवल छे जो हूं रिकमेंड करूं आपने, जरा ये सोचिएगा। तो आप ऐप ज्वाइन करिए। हाँ, हो सकता है मैं 5 महीने का समय लिया हूं, एकदम हमीर क्लियर बोला है, जिसमें से 1 महीना बीत गया। ठीक है ना, 1 महीना बीत गया दोस्तों, मुझे भी याद है। 4 महीने और होंगे, संपूर्ण सिलेबस आपके ऐप में होगा। देख लीजिए जिस गति के साथ बढ़ रहा है ऐप में हमारा लेक्चर। तो क्या कहते हैं, गुणवत्ता के साथ तोमर सर कभी समझौता नहीं करेंगे, और आपको गुणवत्ता बताने के लिए कभी कभी हमारा ये लेक्चर यूट्यूब पे आता है। तो भारत डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करिए, वहां जाइए और वहां जा करके और उसमें IS सेक्शन में जाइएगा, मेरा भी नाम लिखा होगा उसमें, रजनीश तोमर सर, और हमारे उस वीडियो को देखिए। अब क्या दिखाएं, ये जो रखेंगे ऐप में वो आपको पूरा यूट्यूब में दिखा दिए। अब इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप ऐप खरीदिए या नहीं खरीदिए, आपको क्लास के समान गुणवत्ता मिलेगा। मेरा एक ही नेचर है कि या तो मैं वो काम नहीं करता हूं, जैसे मुझसे कोई कहता है कि सर आपके पास मेंस का नोट्स है लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो मेरे क्लास के बच्चों के लिए है। एकदम क्लियर मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, 1 पन्ना कागज नहीं मिलेगा, वो मैं क्लास में ही लिखाऊंगा, वो मेरे क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो दे रहा है कचरा कूड़ा ले लीजिए। मैं वो दिल्ली के उस क्लास के जैसे वाला नहीं हूं कि रोज हर महीने जो है अपना मटेरियल आपको देते रहूं, नहीं होगा। फिर मुझे जो बढ़िया से फी भरा है उस बेचारे के साथ अन्याय होगा, और जो मुझे सार्वजनिक करना है वो मैं पहले ही कह देता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक क्लास मैंने सार्वजनिक किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो पहला ही क्लास जो है भारत एकेडमी और विश्वास के यूट्यूब पर आया है। यह गुणवत्ता था और यही क्लास ऐप में भी जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे कई लोग यूट्यूब पर विशेष तैयारी करके आते हैं और ऐप में जाने के बाद ढाक के 3 पार, सेम यही लेक्चर ऐप के अंदर मैं यही बोल रहा हूँगा वहां पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग वेब सीरीज के समान क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालखागत सुविधा के विकास के अंतर्गत पार्ट 2 में, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, वो हमारे ऐप में है जो हमको फी भरा है।
आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए भारत डिजिटल क्लास को। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।